इनकम फ्रॉम सैलरी, ओके एक बार रिकैप करते हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने देखा था सेक्शन 15। सेक्शन 15 ने बताया था एनी इनकम कम्स अंडर दियर इनकम फ्रॉम सैलरी इफ वन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कंडीशन था देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 16 मतलब डिडक्शंस, बराबर है। डिडक्शन में पहला था सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन, राइट है ना, सीधा 50,000। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस में टू पार्ट्स किया था मैंने, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होगा तो पहले टैक्सेबल फिर डिडक्शन, नॉन गवर्नमेंट होगा तो पहले टैक्सेबल नो डिडक्शन। गवर्नमेंट है तो डिडक्शन कितना, एक्चुअल अमाउंट मैक्सिमम रुपीज 5,000 और 1/15 टू बेसिक सैलरी पर एनम व्हिच एवर इज लोअर। उसके बाद देखा सेक्शन 16 सब सेक्शन 3, ये था हमारा प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स में टू पार्ट्स किया था। पहला हमने देखा था पेड बाय एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय पेड करेगा तो नॉट टैक्सेबल ओनली डिडक्शन, एम्प्लॉयर पेड करेगा तो पहले टैक्सेबल फिर डिडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 मतलब डेफिनेशन ऑफ सैलरी। और डेफिनेशन सैलरी में सबसे पहले हमने देखा था बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी ऑलवेज टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस। दूसरा एडवांस सैलरी रिसीव्ड हुआ तो टैक्सेबल है, रिसीवेबल है तो इग्नोर है। तीसरा एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड हुआ तो टैक्सेबल है, रिसीवेबल हुआ तो इग्नोर है। उसके बाद बोनस रिसीव्ड हुआ टैक्सेबल है, रिसीवेबल होगा तो इग्नोर है। फिर कमीशन रिसीव्ड हुआ तो भी टैक्सेबल है और रिसीवेबल हुआ तो भी टैक्सेबल है, राइट है। उसके बाद अलावेंस, अलावेंस पे टू पार्ट्स किया था। अलावेंस का मतलब कैश बेनिफिट C3TH और कट HRD, राइट है ना। कट HRD हो गया हमारा ऑफिस पर्पस, कन्वेंस, यूनिफॉर्म, ट्रैवलिंग, हेल्पर, रिसर्च और डेली, बराबर है। और उसके बाद हमने देखा था ये सबका सब एग्जेम्प्ट है एज पर सेक्शन 1014, जितना अमाउंट स्पेंड करोगे उतना एग्जेम्प्टेड है। फिर C3TS में सबसे पहले कम्युनिटी होगा ट्रांसपोर्ट अलावेंस, बराबर है। नॉर्मल पर्सन होगा तो टैक्सेबल है, हैंडीकैप होगा तो 3200 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट C चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। उसके बाद आ गया वापस से C चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। उसके बाद T ट्राइबल एरिया अलावेंस 200 रुपीज per month exempted है। and last H HRA house rent allowance section 1013A, right है, exempt amount will be given in a question, if not given then it is taxable। okay, देखो सेक्शन 1013A जो है ना, एक्चुअली में इसका एक रूल है लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है ये, इसलिए हम इतना ही पढ़ते हैं। रियलिटी में इसके पीछे रूल है, ठीक है ना। तो अभी हम वो रूल नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा सेक्शन हमने किया था प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में सबसे पहले मैंने बताया था एसपीएफ पीपीएफ एक ही होगा, आरपीएफ और यूपीएफ। एसपीएफ और पीपीएफ गवर्नमेंट का है, आरपीएफ भी गवर्नमेंट का है, बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा जब गवर्नमेंट के पास जमा होगा तो आरपीएफ कहते हैं। वही नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा नॉन गवर्नमेंट के पास जाएगा तो हम यूपीएफ कहते हैं, राइट है ना। तो एसपीएफ हो गया स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ हो गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ होगा हमारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और तीसरा हो गया हमारा यूपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। उसमें सिर्फ तीन बातें याद रखनी है। पहला कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो आरपीएफ में एग्जेम्प्ट याद रखना है कितना, 12%। किसका 12%, योर बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टर्नओवर कमीशन, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट है तो एग्जेम्प्ट होगा 9% तक, ठीक है ना। सीधा सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 का रूल है, बस इतना हमने लास्ट लेक्चर तक में कर लिया था। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 परक्विजिट्स। ओके क्या होता है परक्विजिट्स? परक्विजिट्स का मतलब एक तरह से आपको काइंड में बेनिफिट मिल रहा है, राइट है। काइंड बेनिफिट मतलब ऐसा बेनिफिट जो आपको कैश में ना मिले, यानी आपका बॉस आपको कैश में बेनिफिट ना देके काइंड में पे कर रहा है, तो मैं बोलूंगा वो परक्विजिट्स है, राइट है ना। यानी परक्विजिट का सिंपल सा मतलब है काइंड बेनिफिट। ओके प्रियंका। यस सर। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या आएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, हमको सिर्फ याद रखना है मिस्टर
जेल इज टीसी. ओके, आप प्रियंका, मिस्टर जेल इज टीसी. सबसे पहले आ गया एम, मेडिकल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर. ठीक है, या मेडिकल बिल reimbursed from employer. अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझते हैं. ओके, आपका मेडिकल बिल है, सपोज करो कि मैं बॉस हूं, ठीक है ना, और विकास कौन है, मेरा एम्प्लॉई है. अब विकास अगर बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, ठीक है, तब विकास का मेरे को फोन आएगा. विकास बोलेगा कि ऐसा ऐसा हो गया सर, क्या करूं. तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको कैश में दूं, ये ले 10,000 रुपये अपना इलाज कर ले, या तो मैं इसको बोलूंगा एक काम कर, ये हॉस्पिटल में जा, एडमिट हो, जो भी बिल होगा मैं हॉस्पिटल को दे दूंगा. राइट है. अगर मैंने इसको कैश में दे दिया मेडिकल के लिए, तो वो अलावेंस बन जाएगा. क्या बन जाएगा? अलावेंस, क्योंकि मैंने कैश में पैसा दे दिया. लेकिन मैं कह रहा हूं कि हॉस्पिटल में एडमिट हो, जो बिल मैं दे दूंगा उसको हॉस्पिटल को, इसका मतलब मैं इसको परक्विजिट्स दे रहा हूँ. डिफरेंस समझा दोनों में प्रियंका? यस सर. यस. राइट है. नो, अब इसके पास दो ऑप्शन है कि ये कहां जाएगा, या तो ये हॉस्पिटल में जाएगा, तो अदर. अब अदर मतलब क्या? अब देखो, इसको ना डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, इसको भरोसा तांत्रिक बाबाओं पे. ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा ये अदर प्लेस पे जा रहा है. क्लियर है? या इसने डॉक्टर को घर पे बुला लिया, तो ऐसे केस में अदर हो गया. अगर ये हॉस्पिटल जाता है, तो तीन अगर हॉस्पिटल में गए, ये तीनों में से किसी एक हॉस्पिटल में भी गया, तो होल अमाउंट इज एक्सेप्टेड. पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दूसरा एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल, और तीसरा रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल. बात समझा? यस. मेडिकल बिल, अगर विकास बीमार हुआ या विकास की फैमिली में कोई बीमार हुआ, और वो जाके ये तीनों में से किसी भी एक हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएगा, और उसका पैसा अगर मैं देता हूं, तो वो कहीं ना कहीं पे इसकी इनकम हुई. अगर मैं नहीं होता तो इसका खर्चा होता, तो वो पैसा मैं भर रहा हूं, तो इसकी इनकम मानी जाएगी. तो ये तीनों में से किसी भी हॉस्पिटल में गया ना, तो होल अमाउंट इज एग्जेम्प्टेड. क्या होएगा? सबका सब एग्जेम्प्ट माना जाएगा, यानी होल अमाउंट इज एग्जेम्प्ट. बता रहा हूं. पहला गवर्नमेंट का है तो समझ गया. एम्प्लॉयर क्या है, जैसे कि वो टाटा का एम्प्लॉई है, तो टाटा के खुद के हॉस्पिटल्स है, वहां चले गए तो वो एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है. रिकॉग्नाइज मतलब क्या? ऐसा हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो. जैसे अभी ये हो गया, गुरु नानक हो गया, बराबर है. राइट है. गुरु नानक हॉस्पिटल क्या है? रिकॉग्नाइज ना, गवर्नमेंट से अप्रूव बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो वो अप्रूव माना जाएगा, रिकॉग्नाइज माना जाएगा. उसमें भी जाओगे तो भी एग्जेम्प्टेड है. लेकिन अदर प्लेस पे चले गए, यानी कि तुम्हारे पास कोई बिल नहीं है, कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती ठीक है कोई बात नहीं, अप टू ₹15,000, कितना? 15,000 तक, अबाउ ₹15,000 टैक्सेबल है. बात समझा? मतलब अब हुआ ये कि ऐसे हॉस्पिटल में गया जिसका मैंने नाम ही नहीं सुना है, ठीक है, जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज भी नहीं है. अब इसने बोला कि सर मेरा ना 17,000 रुपया खर्चा हो गया. इसने मेरे से कितना रुपया लिया? 17,000 पूरा लिया. ठीक है, लेकिन टैक्स कहता है कि हम सिर्फ 15,000 माफ करेंगे, 2,000 रुपये टैक्स भरेगा. बात समझा? चलो, ये हो गई किसकी बात? पहला एम. सर अदर वाला फिर से समझाओ ना. अदर मतलब हॉस्पिटल नहीं है वो, ठीक है. हाँ. डॉक्टर को घर पे बुला लिया, या जो छोटी मोटी क्लिनिक होती है ना, वहां जाके पूरे साल की बात कर रहा, तो पूरे साल में कभी 1,000 रुपए, कभी 500 से अगर खर्चा हुआ, तो वो बहुत से लेता गया. तो इसका नहीं है, तो मैं बोलूंगा अदर प्लेस पे. क्लियर है? यस सर. ओके. इसमें दूसरा आता है, अगर एम्प्लॉयर ने, किसने? बॉस ने
आपका ये भर दिया, मेडिकल इंश्योरेंस भर दिया, तो उसका अमाउंट भी एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है ना। यस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है ना। अगर कैश में भरा, किस में भरा, कैश में भर दिया, कैश तो टैक्सेबल है। अदर देन कैश एग्जेम्प्टेड है। बात समझा। आपके बॉस ने आपका मेडिकल बिल भरा, आपके लिए तो इनकम हुई, लेकिन बॉस ने उसका पैसा तो टैक्सेबल हो जाएगा। अदर देन कैश भरा, क्रेडिट कार्ड से भरा, नेट बैंकिंग से भर दिया, चेक से भर दिया, तो एग्जेम्प्टेड है। क्लियर है, आया ना। यस सर और वही आपके बॉस ने आपका लाइफ इंश्योरेंस भर दिया, क्या भर दिया, लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये सीधा सीधा टैक्सेबल है, चाहे कैश में भरे चाहे काइंड में भरे, सोचना ही नहीं है। बात समझा। वापस बोलू, कोई डाउट इसमें। नो सर ये हो गया हमारा पहला एम, तो सबसे बड़ा यही है, बाकी सब छोटे छोटे, ठीक है ना। नेक्स्ट आर, आर इज इक्वल टू रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन ऑफिस प्रीमाइसेस। आपके बॉस ने आपको रिफ्रेशमेंट के लिए चाय दिया, कॉफी दिया, स्नैक्स दे दिया, तो वो सब पे आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, एग्जेम्प्ट है। बात समझा। यस सर ओके, तो टी कॉफी स्नैक्स एग्जेम्प्टेड। तीसरा मिस्टर जी, जी का मतलब हो गया गिफ्ट। आपका बॉस आपको गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। अगर आपके बॉस ने आपको गिफ्ट दिया तो दो चीजें पॉसिबल है, या तो कैश में देगा या तो काइंड में देगा, हाँ या ना। कैश का मतलब क्या हो गया, सपोज करो कि विकास का बर्थडे है और बर्थडे पे मैंने इसको गिफ्ट दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको कैश में दूं या तो काइंड में दूं। अगर मैंने इसको कैश में कोई गिफ्ट दे दिया तो सीधा सीधा टैक्सेबल है। टैक्सेबल लेकिन अगर मैंने इसको काइंड में दिया, मैंने इसको शर्ट दे दिया, जींस दे दिया, शूज दे दिए, अप टू ₹5,000 is exempt, above ₹5,000 is taxable. क्लियर है। यस सर ओके, नेक्स्ट ई। ओके, अगर आपका बॉस आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, एजुकेशन स्लैश सेमिनार स्लैश ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। आपके बॉस ने आपको कोई ट्रेनिंग दिलाई, कुछ एजुकेशन दिलाया, आपके लिए सेमिनार रखा, तो कहीं ना कहीं तो आपने कुछ सीखा। अगर आप बाहर जाके करते तो उसका आपको पैसे देना पड़ता है, यहाँ पे आप फ्री में सीख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर कोई टैक्स नहीं लेगी, होल अमाउंट इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। इनका यस सर नेक्स्ट लंच फैसिलिटी, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। आपके बॉस ने आपको क्या दिया, लंच प्रोवाइड कर दिया, लंच फैसिलिटी तो आपने खाना तो खा लिया, कैश में तो बेनिफिट मिला नहीं, टाइम में मिला। यस 50 रुपीज पर डे पर मील,
एक टाइम का, एक दिन का जो खाना है 50 रुपए तक एग्जेम्प्ट है। कितने रुपए तक? 50। 50 रुपीज तक। यस, अबाउट ₹50 पर डे पर मील क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। टैक्सेबल। बात समझा? यानी यस एक सर। टाइम का खाना, अब सपोज करो कैसा हम काउंट कैसे करेंगे। सपोज करो मैं बॉस हूँ, मैंने, मेरे पास 100 एम्प्लॉई है, ठीक है, और मैंने पूरे महीने में या पूरे पूरे महीने में सपोज करो कि मैंने खर्चा कर दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो 1 लाख को डिवाइड बाय 100, यानी एक एम्प्लॉय के पीछे मैंने कितना रुपया खर्चा किया? 1000 रुपया। तो एक हाँ। टाइम का खाना 50 रुपए का इंटू ऐसा 30 दिन, बराबर। तो कितने हो गए? 50 इंटू 30, 1500 रुपए। तो 1000 रुपया मैंने खर्चा किया, और कितने तक एग्जेम्प्ट है? एक एम्प्लॉय के पीछे कितना रुपया खर्चा किया मैंने? 1000 रुपया। और गवर्नमेंट कहती है कि 1500 तक माफ है, यानी ये अमाउंट कैलकुलेट कर दो 1500 आएगा। तो 1000 में से 1500 चला जाएगा, यानी कि आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। वही ये खर्चा अगर कितना होता, 2000 रुपया सपोज, तो 500 रुपया आपको टैक्सेबल हो जाता। बात समझा? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, मिस्टर जेल, आय। आय का मतलब हो गया, अगर आपका बॉस आपको लोन देता है, क्या देता है? तो हम यहां बात लोन। करें इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन। आपके बॉस ने आपको लोन दिया, लोन अप टू ₹20,000 is exempted. Above ₹20,000 is taxable. टैक्सेबल। बात समझो, ठीक है। विकास कौन है? मेरा एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई। यस। भागा भागा मेरे पास आया और बोला, सर अगले महीने मेरी शादी है और मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 1 लाख रुपए। मेरे को लोन दे दो, मैं आपको सैलरी में से कटवा दूंगा। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लूंगा क्या? ये नो नो नो। एम्प्लॉई है, अगर लूंगा भी तो कब हाँ। लूंगा? मोस्टली तो नहीं लूंगा, हाँ। बराबर है। अब एक बात बताओ, यस। अगर ये मार्केट में जाके 1 लाख रुपया लोन लेता, तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ता? यस सर। मान लेते हैं जो मार्केट का इंटरेस्ट है, मार्केट का जो इंटरेस्ट है वो 10% है, मान लेते हैं। हाँ। और यस। एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट कितना है? 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब यस सर। तुमने कितने का लोन लिया? 1 लाख रुपए का। तो पहले एक में से 20,000 तो हटा दो, क्योंकि 20,000 तक एग्जेम्प्टेड है, बराबर है। हाँ। इस पे कोई टैक्स नहीं लगा। बचा कितना? 80,000। 80,000। 80 यस। पे 10%, 8,000 रुपया कहीं ना कहीं पे इसकी इनकम हुई। अगर यस। बाहर अगर लोन लेता तो 8,000 भरना पड़ता, अब नहीं भरना पड़ रहा तो वो हाँ। इनकम है। तो बॉस, गवर्नमेंट यस। कहती है कि ये सीधा तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझा? यस सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मार्केट का इंटरेस्ट क्या लेंगे? मार्केट में तो हर बैंक का अलग अलग रेट है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कहती है कि टेंशन मत लो, एसबीआई बैंक, कौन सा बैंक? एसबीआई SBI। बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होगा, एसबीआई बैंक इंटरेस्ट रेट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, क्योंकि हम 19-20 में इसलिए 19 होगा, ठीक है ना। तो 1 यस अप्रैल यस। 2019 को जो रेट रहेगा वही रेट कंसीडर किया जाएगा मार्केट का रेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मिस्टर जेल एस, स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज चिल्ड्रन। ओके, अब देखो विकास से शादी हुई, उसने लोन लिया मेरे से, बराबर है।
लोन लेने के बाद शादी हो गई, शादी होने के बाद एक उसको बच्चा हो गया। अब इसका बच्चा बहुत होशियार, ठीक है ना, पढ़ाई में बहुत अच्छा। तो विकास का बेटे का नाम आकाश, ठीक है। अब यस आकाश के लिए मेरे को मालूम पड़ा भाई आकाश बहुत पढ़ाई करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, क्यों ना मैं इसको स्कॉलरशिप देके इंडिया के बाहर पढ़ाऊं, ठीक है ना। तो मैंने इसके बेटे के लिए एक स्कॉलरशिप दिया कि भाई ले 5 लाख रुपया, जा तू अपनी पढ़ाई कर, ठीक है ना। तो बॉस ने कितना रुपया दिया, 5 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दिया कि वहां जाके तू पढ़ाई कर, पैसा मैं भरूंगा। किसको, इसके बेटे को, एम्प्लॉय के बेटे को। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई अच्छा काम कर रहे हो ना, बुरा काम तो नहीं है, तो एग्जेम्प्टेड, कोई टैक्स नहीं। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, टी, टेलीफोन बिल पेड बाय एम्प्लॉयर। प्रियंका। तो टेलीफोन बिल कौन भर रहा है, आपका बॉस। तो गवर्नमेंट कहती कोई बात नहीं, एग्जेम्प्ट है, ठीक है, क्योंकि भाई बॉस भर रहा है तो अपने काम के लिए भर रहा है। लास्ट, सी, कंप्यूटर स्लैश लैपटॉप प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। आपके बॉस ने आपको क्या दिया, लैपटॉप दिया, कंप्यूटर और लैपटॉप। तो एग्जेम्प्ट है। अब घर लेके जाओ, कुछ भी करो, एग्जेम्प्ट है, कोई। एंड लास्ट अच्छा, जो हम लोग को इनकम होएगी वो सब एग्जेम्प्ट होएगी क्या? जो इनकम होगी मतलब I mean, जो हम लोग को मिले, एम्प्लॉय को मिलेगा वो सब एग्जेम्प्ट है बाय बॉस। हाँ सही बात है ना, क्योंकि वो आपको काइंड बेनिफिट हाँ देगा, उसको देना ही पड़ेगा उसको, यस सर। काइंड में बेनिफिट दे रहा है। हाँ, अगर मान लो कि अब क्या हो गया, सपोज करो कि भाई ये विकास मेरा बहुत खास एम्प्लॉय है, ठीक है, इसके घर पे मैंने एक नौकर लगा दिया, एक गार्डनर लगा दिया, उसकी सैलरी मैं दे रहा हूँ, तब ये तो वो टैक्सेबल हो exempt जाएगा है। उसको, तो टैक्सेबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो नाम मैंने यहाँ पे लिखाया नहीं है। तो जितना मैं लिखा अच्छा। रहा हूँ उतना एग्जेम्प्टेड है, इसके अलावा कुछ हाँ आएगा तो टैक्सेबल करना है, बात समझा? यस सर। नेक्स्ट, लास्ट, कार फैसिलिटी। अब बॉस ने क्या दिया, कार दे दिया, कार। ठीक है ना। तो पहला, इसने पर्सनल यूज किया, क्या किया, अपने पर्सनल गांव यूज। घूम के आ रहा है, राइट है ना, वाइफ को घुमा रहा है, बच्चे को घुमा रहा है, तो गवर्नमेंट बोला सीधा टैक्सेबल, ठीक है। दूसरा, ये ऑफिस यूज कर रहा है, मतलब पर्सनल यूज तो करता ही नहीं, सिर्फ कौन से काम के लिए यूज करता है, ऑफिस के लिए, तो एग्जेम्प्ट। अच्छा, हो सकता है ये दोनों यूज करता होगा, ऑफिस भी और पर्सनल भी, तो भी टैक्सेबल। क्लियर है? यस सर। ओके, इसका रूल कुछ और है, हम अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसका रियल में रूल कुछ और है। उसको हम क्यूबिक कैपेसिटी देखते हैं कार की, कि 1.6 क्यूबिक कैपेसिटी से कम रहेगा तो अलग रूल होगा, ज्यादा होगा तो अलग होगा, बॉस पैसा देगा तो अलग होगा, एम्प्लॉय अपना खर्चा खुद करेगा तो अलग होगा, सबका अलग अलग रूल है। लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से कितना है, पर्सनल यूज किया तो टैक्सेबल, ऑफिस यूज किया तो एग्जेम्प्ट है, दोनों यूज किया तो टैक्सेबल है। क्लियर है? यस सर। ओके, चल अब ये फटाफट लिख लो, अपना यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट हो गया। सब पूरा कंप्लीट हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी का? थोड़ा बाकी है सेक्शन 10 का, बस। सर सबसे बड़ा चैप्टर यही है, इससे बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सेक्शन यही चैप्टर में है, बाकी किसी चैप्टर में इतना सेक्शन नहीं आएगा, ठीक है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके सर। ये याद हो गया ना, बाकी सब इतना टाइम नहीं लगेगा याद करने के लिए, क्योंकि सब फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर होते हैं। चलो फटाफट लिखो।